हाँ जी बोलिए विकास जी, आप क्या बोलना चाह रहे हैं? सर आजकल के बच्चे का सक्सेसफुल होने का क्या रीजन है? आज के डेट में देखिए, बच्चे के पास सारा फैसिलिटी। मैं इस क्वेश्चन से आपके कंट्राडिक्ट करूंगा। सफलता असफलता बहुत ही सब्जेक्टिव मैटर है, ये ऑब्जेक्टिव नहीं है। किसी एक सफलता या एक असफलता जरूरी नहीं है कि वो जीवन का अंत हो, या किसी एक क्षेत्र में या सफलता असफलता आपके जीवन का निर्धारण करती है। इवन सिविल सर्विस का एग्जाम भी हमारे लिए एक जीविका के रूप में होता है। प्राइमरी जो हमारा जो उद्देश्य होता है कि हम हमारे लिए वो जीविका रहेगी, तो उसमें सफलता और असफलता को हम जीवन की सफलता या असफलता के रूप में नहीं देख सकते, पहली चीज। तो दूसरी चीज, अगर आप असफल होने की बात कर रहे हैं किसी भी एग्जाम में, तो वो कहीं ना कहीं हमारी हो सकता है कि हमारी प्लानिंग अच्छी ना रही हो, हमने सही स्ट्रेटजी, हमने सही तरीके से जो एग्जीक्यूट करना है हमारे उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो हमारे तरीका होना चाहिए, उसका एग्जीक्यूशन में कहीं ना कहीं मिस्टेक रही है। तो ये सारे तरीके होते हैं, हमने चीजों को सही तरीके से समझा नहीं। अगर आपने सिलेबस को ही सही तरीके से नहीं जाना, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है उससे आपने पैटर्न को नहीं समझा, तो निश्चित ही सफलता इतनी आसान नहीं होगी जितनी हमें लगती है। आपने 2006 में आपने यूपीएससी का पेपर क्रैक किया था, उस टाइम में आपके लिए कोई ज्यादा फैसिलिटी नहीं थी, बट nowadays students are getting better facility but they are not able to crack the examinations. देखिए, ये चीज जो है वो द्विधारी तलवार के जैसे है। तकनीकी की आप जो बात कर रहे हैं वो द्विधारी तलवार के जैसे है। एक तरफ आपके पास निश्चित ही बेहतर संसाधन है, बेहतर प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, रिसोर्सेज अवेलेबल हैं आपके, जैसा कि आप इंस्टाग्राम में आज लाइव गाइडेंस अवेलेबल है। इस तरीके से आपके टेलीग्राम में कई सारे ग्रुप्स हैं, ऑनलाइन यूट्यूब पे भी बहुत सारे वीडियोस हैं। बट एट द सेम टाइम देयर इज दीज थिंग्स जो बहुत सारा टाइम भी बर्बाद करते हैं। अगर आपने सही तरीके से सही प्रकार से यूज नहीं किया तो आपका समय भी बर्बाद करते हैं। तो निश्चित ही, और सेकेंडरी जो इशू है कि आप हमेशा समान प्रकार के लोगों के साथ कॉम्पिटिट कर रहे हैं। जो रिसोर्स आपको अवेलेबल है रिमोट एरियाज में, हम लोगों के समय में वो रिमोट एरियाज में अवेलेबल नहीं हुआ करते थे। निश्चित ये बात है, लेकिन कंपटीशन में एक लेवल प्लेइंग फील्ड हमेशा यूपीएससी बनाने का प्रयास करती रही है, और ये होता रहा है कि कहीं ना कहीं ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को भी इस एग्जाम में अपने आप को, अपने टैलेंट को, अपनी क्षमताओं को प्रदर्शित करने का मौका मिले। ये हमेशा से होता रहा है और इसके सर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, स्टूडेंट सिलेबस, हाँ जी सर, स्टूडेंट सिलेबस जानता है बट प्रिपरेशन नहीं कर पाते हैं सही तरीके से, इसके पीछे क्या रीजन है? देखिए, कहीं ना कहीं हमारी प्लानिंग और चीजों को सही तरीके से ना समझना ही एक महत्वपूर्ण कारक होता है। अगर आपने सिलेबस देखा हुआ, निश्चित ही यूपीएससी का सिलेबस बहुत ही बृहद है, बहुत ही वास्ट सिलेबस होता है। एंड उस सिलेबस में क्षेत्र से क्वेश्चन आ रहे हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो निश्चित ही वो आपको बहुत हेल्प करेगा समझने में और अपने आप में सुधार करने में। तो जो भी आपके सुधार की आवश्यकता है, निश्चित ही हर किसी के लिए कुछ ना कुछ सुधार की आवश्यकता होती है। किस क्षेत्र में सुधार करना है, क्या आपको बेहतर करना है, वो आप तभी कर सकते हैं जब आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखे हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, क्या पैटर्न होता है, क्या आपसे एक्सपेक्टेड है। अगर वो आपने सही तरीके से समझ लिया तो निश्चित ही तैयारी बड़ी आसानी से की जा सकती है और सिलेबस को प्रभावी रूप से आप तैयार कर सकते हैं। थैंक यू सर। सर जिस तरीके से आप बता रहे हो बच्चे को, एज अ पेरेंट्स, एज अ गार्जियन पेमेंट, आप किस तरीके से उन्हें बताएंगे मोटिवेट करने के लिए? सर डेस्टिनेशन हर इंसान को पता है, बट एक लेवल आने के बाद एक मैच्योरिटी लेवल होती है, किस तरीके से किसी भी चीज को प्लान करनी चाहिए, वो आप उस चीज को बता सकते हो बच्चे को, जो किस तरीके से आगे का उन्हें प्रोसेस कंप्लीट करना चाहिए। बच्चे क्या करते हैं सर, वो कुछ दिन के लिए आईएएस में शिफ्ट होते हैं, कुछ दिन के बाद दूसरे पेपर में शिफ्ट हो जाते हैं। तो उसको आप सर, आईएएस का 3 वर्ड है, 3 वर्ड मीन्स 3 ईयर,
ऑलमोस्ट ये 2 to 3 ईयर्स ले ही लेता है आईएएस, फिर भी बच्चे नहीं कर पाते हैं सर, वो छोड़ के चले जाते हैं। तो उस बच्चे को मोटिवेट कीजिए सर, जो बच्चे उस चीज पे कंटिन्यूटी कर सके। देखिए, सबसे सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि हमें पता होना चाहिए कि हमारा प्राइमरी लक्ष्य क्या है और हमारी क्षमताएं क्या है। हम उन क्षमताओं के आधार पर अपने आप को आकलन कर लें कि हमने जो लक्ष्य रखा हुआ है उस लक्ष्य से हम अपनी क्षमताओं के आधार पर पहुंच सकते हैं कि नहीं, हमें अपनी क्षमताओं में कितना सुधार की आवश्यकता है, कितना अपग्रेड करना है, क्या हमें बेहतर करना है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इफ यू नो कि what all resources you have, what are your capabilities are, so definitely you can plan for your future and you can plan for the exam very well. But if you don't know what are your resources and what is your capability, then definitely you will be leading to nowhere. So you will have to, invariably you will have to properly plan for the exam, knowing the each and every aspect of the examination. और ये बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे बड़ी चीज है कि हम अपने आप का आकलन कर लें कि हम किस जगह पे आज स्टैंड कर रहे हैं, कितना हमें सुधार करना है, क्या चीजें बेहतर करनी है। मैं अपना एग्जांपल दे सकता हूँ कि बीइंग अ इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, हमें जब मैं यूपीएससी का एग्जाम दे रहा था तो हमें पता था कि हमारे समय में जीएस के क्वेश्चन में 150 क्वेश्चन होते थे। तो हमें पता था कि हम इनमें से जो बायो के क्वेश्चन आ रहे हैं 10-15 क्वेश्चन को छोड़ भी देंगे तो हम बड़ी आसानी से कवर कर सकते हैं चीजों को एग्जाम के लिए, बिकॉज जो कट ऑफ होता था वो लगभग 90 के आसपास जीएस का होता था। तो वो प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये प्लानिंग भी हमें करनी होगी कि हमारे कितने संसाधन, क्या हमारा तरीका रहेगा, और उस हिसाब से हम प्लानिंग करेंगे अपने तैयारी का। मुझे मालूम था कि मेरा बैकग्राउंड मैथ्स के क्वेश्चन हम बड़े आसानी से कर पाएंगे। जो पॉलिटी है, जो इकोनॉमी है, जो हिस्ट्री है, वो क्वेश्चन हम अच्छे से कर पाएंगे। तो इस आधार पर अपनी प्लानिंग करनी होती है। निश्चित ही वो अगर आपकी प्लानिंग अच्छी है तो आप सक्सेड करते हैं। दूसरा चीज एक और मैं इसमें एडअप करना चाहूंगा कि कोई भी सफलता असफलता, मतलब कोई भी असफलता ही बोले, वो मेरे हिसाब से असफलता नहीं होती है, वो आपकी अगली सफलता के लिए सीढ़ी का कार्य करती है। तो निश्चित जब भी आप असफल होते हैं तो आप हमेशा उसको अगली सीढ़ी के लिए उपयोग करिए और अगले चरण में आप सफल होंगे उसी असफलता के ऊपर चढ़कर। तो निश्चित ही वो सर, जैसे सर आपकी हेल्थ की इशू की बात करें, पहले सर आपने वेट बहुत ज्यादा ही लूज किया सर, इस तरीके से आपने वर्क भी देख रहे हो, टाइम मैनेजमेंट भी कर रहे हो, और बच्चे टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं। तो वर्क बर्डन होने के बाद भी आप टाइम को मैनेज कर रहे हो, हेल्थ को भी दे रहे हो, फिर मैनेजमेंट में दे रहे हो। लाइक अ डीआईजी आप बहुत ज्यादा टाइम दे रहे हो, आपके ऊपर बहुत सारा बर्डन रहता है सर, फिर भी आप मैनेज करते हो। तो आजकल के बच्चे में क्या हो जाता है, बर्डन बहुत जल्दी ले लेते हैं, डिप्रेशन में चले आते हैं। सर आप इतने बड़े हो कि इतना वर्क होने के बाद भी फिर आप अपने हेल्थ के लिए, फैमिली के लिए, पब्लिक के लिए, हर चीज के लिए आप टाइम निकालते हो, किस तरीके से मैनेज करते हो सर? डेफिनेटली जो सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है सिविल सर्विस के एग्जाम के लिए वो आपका टाइम मैनेजमेंट ही है। आपको अपने टाइम को प्रभावी रूप से, सभी के पास 24 घंटे हैं और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, जहाँ प्रतिस्पर्धी एग्जाम है, जहाँ पर आप कई अन्य लोगों से प्रतिस्पर्धा करते हैं और उनसे बेटर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इफ यू आर बेटर देन ओनली यू विल सक्सीड। सो आपको उस पीरियड में जो 24 घंटे प्लानिंग इफेक्टिवली करनी होगी कि बाकी लोगों का जो टाइम है वो भी यूज कर रहे हैं। सो यू हैव टू एटलीस्ट बेटर देन देम। उनके हिसाब से आपको प्लानिंग करके आपके जो एरियाज हैं कि आप कैसे किस पर्टिकुलर क्षेत्र में, आप अगर किसी क्षेत्र में वीक है तो उसको कितना समय देंगे, कितना इफेक्टिवली समय देंगे, कैसे उसमें सुधार करेंगे, ये जरूरी है। आपने बात की अभी एज अ लाइक बीइंग एक्टिव इन अ फील्ड, मेरे लिए जैसे मैं क्लास करता हूँ, अभी मैं प्रेजेंटली ऑन एन असाइनमेंट, तो अभी मुझे सुबह क्वाइट अर्ली अराउंड 4:30 मुझे अपने यहाँ पर मेरा अभी कार्य है वहाँ पहुंचना होता है। तो आई स्टार्टेड वेकिंग अप एट 3 बजे उठ के मैं तैयार होके और आई रन 5 किलोमीटर दौड़ के मैं उस जगह पे पहुंचता हूँ जहाँ पर मेरा काम है, और वहां जाके देन आई चेंज एंड देन वी रेडी फॉर माय असाइनमेंट। तो
समहाउ अगर आपको कोई कार्य करना है तो कोई भी चीज असंभव नहीं होती है, आपको अकॉर्डिंगली आपको एडजस्ट करना पड़ता है अपने शेड्यूल को, और निश्चित ही वो किया जा सकता है। इट्स नॉट नेवर अ टफ टास्क। सर जैसे मैंने सुना है सर, आपने कहीं गए थे तो आपने साइकिल से रिकॉर्ड बनाया था, बहुत लंबी डिस्टेंस आपने दूरी तय किया था सर, उसके लिए आपने पहले से टाइम मैनेजमेंट किया होगा, और आप इतने एज होने के बाद भी आप एक एज पे जा रहे हो लाइक अ पेरेंट्स, और उसके बाद भी सर आप वहां पहुंच के टाइम मैनेजमेंट क्यों? लेकिन आजकल के बच्चे 25 होने के बाद एक बार पेपर देते दूसरी बार बोलते हैं मैं इसके लायक नहीं हूं, मैं नहीं कर पाऊंगा। हर तरीके से बच्चे तुरंत अपने आप को डिमोटिवेट कर लेते हैं। आप इस एज में होके मोटिवेट करते हो अपने आप को। सर हम इस एज में इतनी साइकिल नहीं चला सकते जितना आपने चलाया उस चीज को मोटिवेट करने के लिए। तो सर इस तरीके से आप हेल्थ को अभी इस टाइम में आप मोटिवेट कर रहे हो, तो उस ईयर में आप किस तरीके के मोटिवेट होंगे? ये स्पष्ट पहलू है या सोच है कि हमें हमेशा चीजों को सकारात्मक तरीके से लेना चाहिए। कोई भी, मैंने बार बार बोलता हूँ, सभी को बोलता हूँ कि कोई भी असफलता, जिसको हम असफलता के रूप में देखते हैं, वो अंतिम नहीं होती या उसमें हमारे जीवन का अंत नहीं होता है। और कोई भी कार्य, चाहे आप सिविल सर्विस का एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि आप सिविल सर्विस के एग्जाम में असफल हुए तो वही जिंदगी का अंत है। मेरे बहुत सारे मित्र हैं जो सिविल सर्विस के एग्जाम में असफल हुए, लेकिन कई अन्य क्षेत्रों में बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। तो इसीलिए हमेशा ये होना चाहिए कि वो सततता, कंटिन्यूटी बना के रखें। आप कंटिन्यूअसली आप चलते रहें और अपने आप को, आज हो सकता है आप सिविल सर्विस में असफल हुआ है, लेकिन जीवन की असफलता नहीं है, आप कई अन्य क्षेत्रों में अच्छा कर सकते हो। और मेरा ये मानना है कि जब आप यूपीएससी की तैयारी कर लेते हैं, आप चीजों को बहुत बेहतर तरीके से देखने लगते हैं, समग्रता में चीजों को देखने लगते हैं, वो आपको जीवन में अच्छा करने में बहुत मदद करता है, और यह एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। सर थैंक यू सर, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया सर। तो बच्चे का क्वेश्चन ये भी था, लवासना में कैसा एक्सपीरियंस था आपका? क्या होती लवासना की लाइफ? मैं यहाँ पे एक उनको डिसअपॉइंट करना चाहूंगा कि मैंने जब लवासना में फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन नहीं किया, मैंने सीधे सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी में हमारी जो बेसिक ट्रेनिंग होती है आईपीएस की, वो ज्वाइन की, और मैंने फिर अपना जो फाउंडेशन कोर्स है वो किसी अन्य अकेडमी किया था। तो लवासना में मैंने ज्वाइन नहीं किया, लेकिन मेरा जो एनपीएस सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी का जो एक्सपीरियंस है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग था। मैंने जब सर्विस को ज्वाइन किया था तो मैं 134 किलो का था, और जनरली आप जानते हैं कि फिजिकल ट्रेनिंग जो यूपीएससी मतलब आईपीएस की होती है 10.5 महीने की, बड़ी ही रिगरस होती है, बड़ी ही कठिन ट्रेनिंग होती है, और ट्रेनिंग में ही बिना कुछ अलग से किए हुए मैंने 30 किलो वजन मेरा कम हुआ था। तो कहीं ना कहीं शुरुआती दिनों में कष्ट बड़ा हुआ, कई बार डिसअपॉइंटमेंट हुआ, कई फेलर हुए, कई बार लगता था कि ये कैसे हम पास करेंगे, लेकिन निश्चित ही वो एक बहुत ही बेहतरीन एक्सपीरियंस था जिसने जीवन में बहुत सारा कॉन्फिडेंस दिया, बहुत सकारात्मकता दी जीवन के लिए। तो उसका तो डेफिनेटली मेरे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। आपके यहाँ पे मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग नीचे कमेंट कर रहे हैं आईएएस आईपीएस बनना चाहते हैं, तो बेसिकली मैं सभी को बोलना चाहता हूँ कि आप यूपीएससी का तैयारी, यूपीएससी तो सर जिस तरीके से आप बता रहे हैं सर, आपने बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया है। एज अ पेरेंट्स आप बच्चे को क्या सजेशन देंगे, किस तरीके से मोटिवेट करेंगे? बच्चे क्या होते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, एक चीज को लेके स्टेबिलिटी नहीं रख पाते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत आज के यूथ में यही आ रही सर। इंडिया एजुकेटेड हो रहा है, डिजिटल होने के बाद भी इन्हें प्रॉब्लम आ रही है। तरीके से सजेस्ट करना चाहोगे एज अ पेरेंट्स, जो मोटिवेट करना चाहोगे, जो ये आगे तक भी फाइट कर सके? ये आधे रास्ते चल के ही लौट जाते हैं। मैं यही बोलूंगा कि आपको सतत रूप से मेहनत करनी है लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, जो भी लक्ष्य आपने निर्धारित किया है। और कई बार ऐसा होता है कि आप लक्ष्य के बहुत करीब पहुंच जाते हैं और आप अपने पूरे हथियार डाल देते हैं, ये नहीं होना चाहिए जीवन में। आप सतत रूप से प्रयास करिए, अंतिम आपका जो प्रयास है उस तक प्रयास करिए, और अगर आप फाइनली असफल होते हैं तो वो असफलता नहीं है, आप निश्चित ही बेहतर करेंगे, जीवन के अन्य क्षेत्रों में बेहतर करेंगे। आज में डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं है, निश्चित ही आपने बहुत लंबा समय इसमें इन्वेस्ट किया है, लेकिन
वो इन्वेस्टमेंट है, उसको इन्वेस्टमेंट की तरह लीजिए, उसको पैकेज की तरह मत लीजिए, बिकॉज यू गेन लॉट ऑफ नॉलेज, यू गेन लॉट ऑफ एनालिटिकल पावर, जो आपको जीवन में अन्य क्षेत्रों में बेहतर करने में मदद करेगी। एक बच्चे का कमेंट आ रहा है नीचे लिखा हुआ, सर यूपीएससी होने के लिए पहले एमपीपीसीएस क्रैक पोस्ट ग्रेजुएशन होना पड़ता है क्या? हाँ, नहीं, यूपीएससी के लिए आपको यूपीएससी सिविल सर्विस का एग्जामिनेशन, जो सिविल सर्विस यूपीएससी बहुत सारे एग्जाम कंडक्ट कराती है, जिनमें से एक सिविल सर्विस का एग्जामिनेशन भी है। तो सिविल सर्विस के एग्जामिनेशन में लगभग 20-25 सर्विसेज होती है, जिसका आपको एग्जाम देना होता है। उसके तीन चरण होते हैं, प्रिलिमिनरी, मेंस और इंटरव्यू। तो उस एग्जाम के तीनों चरण को पास करते हैं, फाइनली आप अगर मेरिट लिस्ट में आते हैं तो आप उन सर्विस में से किसी एक सर्विस को ज्वाइन करने के हकदार होते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर रैंक। तो यही इम्पोर्टेंट है, अगर आपने उसको सही तरीके से प्लानिंग किया हुआ है और आपकी क्षमताओं का सही तरीके से आपने उपयोग किया है, तो निश्चित ही आप उस लिस्ट में आपके चांसेस आपके बेहतर हैं। मैंने एक प्रश्न पूछा, आईपीएस रैंक के लिए हाइट का इशू तो नहीं है, एक मिनिमम हाइट रिक्वायर्ड होती है आईपीएस के लिए, वो आपका जो मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। सर इसमें एक बच्चे ने और कमेंट किया, सर गरीब स्टूडेंट के लिए कोई हेल्प? तो सर इस चीज में गवर्नमेंट, क्योंकि यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए 5 to 6 यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए 5 to 6 लाख लगता है 1 ईयर। ऑन एन एवरेज आप कैलकुलेट करो तो हर मंथ 50,000 to 60,000, और ये एक नॉर्मल फैमिली एफर्ट नहीं कर पाती, फिर भी फैमिली ट्राई करती है अपने बच्चों को देने के लिए। तो इसके लिए गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए सर बच्चे के लिए? मैं यहाँ पे आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। आज आपके पास, आपने खुद ही बोला कि इतना मटेरियल अवेलेबल है इंटरनेट पे। मैंने अभी कुछ रिसेंट जो हमारे चयनित हुए हैं प्रतिभागी, चयनित जो ऑफिसर्स अभी रिसेंट बैचेस के हैं, उनसे भी डिस्कशन हुआ, एंड उन सभी का बोलना था कि इतना मटेरियल आपके पास अवेलेबल है यूट्यूब पे, टेलीग्राम पे, कि आपको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। आप अगर सही तरीके से आपको पता है कि किस मटेरियल को पढ़ना है, तो आप घर बैठ के ही तैयारी कर सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि इतने खर्च करने की आवश्यकता है। एग्जैक्टली सर, सही बात बोला आपने सर। तो सर इन बच्चों जो एक किस कोचिंग के ही भरोसे क्यों रुके रहते हैं, जो मुझे कोचिंग जाऊंगा तो ही मैं आईएएस बनूंगा, वैसे मैं नहीं बन सकता? सर तो कोचिंग जाना नेसेसरी है या फिर कोचिंग जाना ये घर पे रह के भी प्रिपरेशन कर सकते हैं? देखिए, आप तैयारी कहीं भी कर सकते हैं, अगर आपने सही दिशा में तैयारी की है, आपको अगर सही मार्गदर्शन उपलब्ध है, तो निश्चित ही ये तैयारी कहीं भी की जा सकती है। इसमें कोई भी आवश्यकता नहीं कि कोचिंग जाया ही जाए। कोचिंग जनरली होता ये है कि आप अगर कोचिंग का अगर एनालिसिस करेंगे तो नॉट इवन 1% पीपल गेट सिलेक्टेड फाइनली। जो कोचिंग जितने लोग आते हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो कभी कोचिंग नहीं गए और जिनका सिलेक्शन होता है, ठीक है। तो कोचिंग जाना कभी भी नेसेसिटी नहीं है, बेसिकली अच्छा मार्गदर्शन, और अगर आप में सही क्षमता है, जो बगले वाली हम बात करते हैं कि बगले के अंदर क्षमता होती है कि क्या जो उसको सही चीज चाहिए वो आप छांट के अगर निकाल लें, पानी और दूध मिला हुआ है तो दूध आप ले लें, तो वही आपके अंदर क्षमता होना चाहिए कि आपके पास मटेरियल अवेलेबल बहुत सारा है, उसमें से क्या मटेरियल आपको पढ़ना है, अगर आपने जान लिया, वो आपने सही तरीके से पहचान लिया, तो निश्चित ही आपको सफलता मिल जाएगी। सर और एक क्वेश्चन और है बच्चों की, सर इनकी जो प्रिपरेशन है यूपीएससी की 10th के बाद ही स्टार्ट कर देना चाहिए या फिर 12th के बाद, किस स्टेज से स्टार्ट करना चाहिए उन्हें? ये व्यक्ति की क्षमताओं के ऊपर निर्भर करता है कि वो किस स्तर पर करें। मैंने अपनी तैयारी इंजीनियरिंग करने के जस्ट बाद स्टार्ट की थी। इंजीनियरिंग करने के पहले तक मैंने अपनी तैयारी नहीं की थी, लेकिन सभी की अपनी क्षमताएं होती हैं। अगर किसी को लगता है कि हम अर्ली स्टार्ट करते हैं तो निश्चित ही कर सकते हैं। अगर आपके जीवन का यही उद्देश्य है, यही ध्येय है, तब भी कर सकते हैं। ये आपके अपने ऊपर है, इसका कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है कि आप इस समय ही स्टार्ट करें या इस समय स्टार्ट ना करें। बहुत सारे लोग हैं जो अपना जीवन में, जिन्होंने टेक्निकल एग्जामिनेशन, ग्रेजुएशन किया, उसके बाद मास्टर्स किया, बड़े अच्छे इंस्टीट्यूट के साथ नौकरी में रहे, उसके बाद उनको अचानक से दिमाग में आया कि हम तैयारी करते हैं, वो तैयारी करके सिविल सर्विस में आ गए। तो कहीं ऐसा कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है कि आप कब स्टार्ट करें।
ये आपकी अपनी क्षमताओं की और आपकी अपनी आवश्यकताओं के ऊपर निर्भर है। सर एक बच्चे ने आपके लिए बहुत अच्छा अप्रिसिएशन दिया है। यूपीएससी के लिए शायद आने वाले यूथ को बहुत ही सीखने को मिलेगा आपसे, अभी जो आपने डिक्टेट किया है, क्योंकि कोई एक बड़े आदमी ऑफिसर आके बच्चे को डिक्टेट करते हैं और उन्हें बताते हैं, वो मोटिवेट होते हैं। मेरी शुभकामनाएं सभी के लिए, सब अपने जीवन में बेहतर करें, सफल हों, और अगर असफलता हाथ में मिलती है तो हतोत्साहित ना हो, क्योंकि वो जीवन में कहीं ना कहीं कुछ और बेहतर करने के लिए उनको मार्ग प्रशस्त कर रही है। हमेशा अपने जीवन में बेहतर करने के लिए अग्रसर रहें, सकारात्मक सोच बना के रखें, निश्चित ही आप जीवन में कहीं ना कहीं किसी अन्य क्षेत्र में सफल होंगे और बेहतर करेंगे। तो अपने लिए खुद से बड़ा मोटिवेशन कुछ नहीं होता है। एक सकारात्मक सोच अगर आप बना के रखते हैं जीवन के प्रति, तो निश्चित ही आप सतत रूप से प्रयास करते रहेंगे, सतत रूप से आगे बढ़ते रहेंगे। तो सकारात्मकता होना बहुत ज्यादा जरूरी है जीवन में। अगर पॉजिटिविटी रहेगी तो निश्चित ही आप बेहतर करेंगे और आप सेल्फ मोटिवेटेड रहेंगे। बच्चे को एक दो बार में ही छोड़ देना चाहिए या फिर उसे ट्राई करना चाहिए? ट्राई अगेन एंड अगेन, यू विल सक्सीड एट लास्ट, इस तरीके से चलना चाहिए जैसे सर आप अपने आप को मोटिवेट करते हो। अभी मैं चल रंगारी ने पूछा कि कितने घंटे स्टडी करना चाहिए। मैं इसमें यही बोलना चाहूंगा कि सर जैसे सर बच्चे जो प्रिपरेशन करते हैं, तैयारी 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर उसके गो थ्रू ही चलते। तैयारी के लिए कोई फिक्स आवर नहीं होता है, ये आपकी क्षमताओं के ऊपर है। आप कितनी देर में, कितने समय में सही तरीके से इफेक्टिवली यूज करके सिलेबस को कवर कर सकती है, आपकी क्षमताओं के ऊपर है। निश्चित ही ये व्यक्ति, हर एक व्यक्ति के लिए वेरी करता है। का ये हो रहा है, मैं 2 साल से प्रिपरेशन कर रहा हूँ, 3 साल से प्रिपरेशन कर रहा हूँ, छोड़ दूं या फिर उसी चीज को कंटिन्यूटी करूं मैं? देखिए, किसी भी व्यक्ति के लिए उससे अपने आप से बेहतर कोई और जज नहीं हो सकता है। ठीक है, अगर उनको पता है कि वो बेहतर कर रहे हैं उस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए या उसकी तैयारी में, तो निश्चित ही उनको कंटिन्यू करना चाहिए। लेकिन अगर उनको लगता है कि नहीं, क्योंकि 1 साल के बाद व्यक्ति को बड़े आसानी से समझ में आ सकता है कि ये मेरे मतलब मैं इसके आसपास भी नहीं भटक पा रहा हूँ, तो वो कहीं और अच्छी जगह अपनी ऊर्जा को यूज कर सकते हैं। तो ये हर एक व्यक्ति के अपने ऊपर निर्भर है, वो कोई और व्यक्ति उसमें सजेस्ट नहीं कर सकता। आप किसी भी कोचिंग वाले के पास जाएंगे, वो आपको यही बोलेगा नहीं आप कर लोगे, बिकॉज उनको आप पैसे दे रहे हो और उनकी दुकानदारी उसी से चल रही है। विकास जी, मुझे लगता है कि ये इसमें बहुत ज्यादा इशू आ रहे हैं हमारे कम्युनिकेशन के बीच में, तो अभी हम इसको एंड करें और किसी दिन जब आपका नेटवर्क बेहतर हो तो बेहतर तरीके से जैसे आजकल गवर्नमेंट, हाँ जी हाँ जी, ओके, हम अपॉइंटमेंट ले लेंगे सर जिस दिन आपको टाइम मिलेगा सर, तो फिर उस चीज को हम कंटिन्यूटी कर पाएंगे, आप बच्चे को हर तरीके से मोटिवेट कर पाएंगे सर। निरक्त एक ऐसी स्कॉलरशिप पोर्टल है जो आपको फ्री में एजुकेशन देती है, जिसमें आप फ्री में एजुकेशन कर सकते हो, किसी भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर सकते हो। Like just you have to pass the examination. If you will not pass the examination, you will also get the free education like online and all these. यदि आपको इस चीज में यदि कोई प्रॉब्लम आए, यदि इंक्वायरी आए, तो आप निरक्त की वेबसाइट पे जा सकते हो। कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप इंक्वायरी कर सकते हो। तो थैंक यू।